स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की जो बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत ज्योग्राफी की, उसका चैप्टर 9 जिसका नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। इस चैप्टर 9 के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 मार्क्स के प्रश्नों की, फिर बात करेंगे 3 मार्क्स के प्रश्नों की। तो चलिए सबसे पहले 1 मार्क्स के जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनकी बात करते हैं। ये जो हमारा पहला प्रश्न है इसमें मैंने एक ही साथ 2 प्रश्नों को लिया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न बनता है कि तापमान होता क्या है। तो देखिए तापमान ऊष्मा से पैदा हुई गर्मी का माप है। ऊष्मा यानी कि जो सूर्य से आने वाली गर्मी होती है, ठीक है, उसका माप होता है तापमान। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता चला जाता है, यानी कि पृथ्वी से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान कम होता चला जाता है। तापमान की सामान्य ह्रास दर से क्या अभिप्राय है। 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है, इसे ही तापमान की सामान्य ह्रास दर कहते हैं। यानी कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर जो तापमान की दर होती है वो कितनी 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाती है, इससे तापमान की सामान्य ह्रास दर कहा जाता है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन कि सूर्य ताप क्या होता है। अभी हमने जाना था कि तापमान क्या होता है, बात करते हैं कि सूर्य ताप क्या होता है। तो सूर्य ताप से अभिप्राय क्या है। देखिए पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जो ऊर्जा होती है पृथ्वी को जो सूर्य से प्राप्त होती है उसे सूर्य ताप अथवा आगामी और विकिरण कहते हैं, यानी कि सूर्य ताप कहा जाता है या फिर उसे सौर विकिरण कहते हैं। यह पृथ्वी पर लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है पृथ्वी के किस स्थान पर दिन अथवा रात सबसे बड़े होते हैं। तो वो होते हैं ध्रुवों पर, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, एल्विडो क्या है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्विडो क्या है, ठीक है। तो देखिए सूर्य से आने वाली जो सौर विकिरण होता है उसमें से 100% में से 27 इकाइयाँ हैं वो बादलों के ऊपरी छोर से तथा 2 इकाइयाँ पृथ्वी से हिमच्छादित क्षेत्रों द्वारा परिवर्तित होकर वापस लौट जाती हैं। यही सौर विकिरण की इस परिवर्तित मात्रा को ही पृथ्वी का एल्विडो कहा जाता है। यानी कि सौर विकिरण जितना आता है उसमें से ये जो 29 इकाइयाँ वापस चली जाती हैं इसी को एल्विडो कहा जाता है। फिर आता है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के गर्म और ठंडा होने के तरीके बताइए। यानी कि पृथ्वी ठंडी क्यों होती है और गर्म क्यों रहती है इसका। तो ऐसा होता है चालन की वजह से। जब असमान ताप वाले 2 पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब ऐसा होता है। जैसे गर्म से जो ठंडा पिंड होता है उसकी ऊर्जा प्रभाव होती है। यानी कि देखिए जब पृथ्वी पर जब दिन होते हैं तो गर्मी होती है, रात के समय सर्दी होती है। ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी का संपर्क दिन के समय अधिक किसके साथ होता है, सूर्य के साथ, और रात के समय सूर्य से संपर्क टूट जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब 2 पिंड ठंडा और गर्म आपस में मिलते हैं तो गर्मी जो है वो ठंडी को प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये थे हमारे 1 मार्क्स के 5 प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं 3 मार्क्स के प्रश्नों की। 3 मार्क्स के हमारे प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है कि अपसौर किसे कहते हैं और यह कब होता है, उपसौर किसे कहते हैं और यह कब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपसौर जानते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। पृथ्वी की इसी स्थिति को अपसौर कहा जाता है। अपसौर क्या होता है, जब सूर्य चारों ओर परिक्रमा लगाने के बाद, यानी कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद पृथ्वी से 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर रहता है। सूर्य जो होता है वो पृथ्वी से 4 जुलाई को सबसे दूर रहता है, जो कि 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होता है। इस दूर वाली स्थिति को कहा जाता है अपसौर। अब उपसौर देखिए, उपसौर होता है 3 जनवरी को अर्थात 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है। इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है, ठीक है। अपसौर होता है 4 जुलाई और उपसौर होता है 3 जनवरी को। अपसौर में क्या होता है, सूर्य पृथ्वी से दूर होता है, अपसौर में सूर्य पृथ्वी के पास होता है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 मार्क्स का आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि पार्थिव विकिरण क्या होता है और यह किस तरह से लाभदायक होता है।
यानी कि पार्थिव विकिरण पहले बताना है और ये किस तरह से हमारे लिए लाभदायक होता है फिर ये बताना है। तो देखिए, सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। जो सौर विकिरण होता है, सूर्य से आने वाला जो ताप होता है वो पृथ्वी को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण कर देती है। यानी कि सूर्य से आने वाला जो ताप होता है, ठीक है, जो लघु तरंगों के यानी कि तेज़ी से पृथ्वी को गर्म करता है, ठीक है, मतलब कि पृथ्वी को धीरे धीरे गर्म करता है, तेज नहीं, धीरे धीरे गर्म करता है पृथ्वी के तापमान को। फिर वही पृथ्वी स्वयं जब गर्म हो जाती है, मतलब पृथ्वी पर तापमान जब अधिक हो जाता है, तो वही तापमान जो है पृथ्वी वायुमंडल में तेज़ी से वापस करती है। इसे ही पार्थिव विकिरण कहा जाता है। यही प्रक्रिया वायुमंडल को भी गर्म करती है। वायुमंडलीय गैसें जैसे ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंगों को सोख लेती है और वायुमंडल में अप्रत्यक्ष रूप से गर्म हो जाता है। तत्पश्चात धीरे धीरे इस ताप को अंतरिक्ष में संचरित कर दिया जाता है। पृथ्वी रात के समय ठंडी हो जाती है अगर आसमान साफ होता है तो पार्थिव विकिरण क्या हुआ? पृथ्वी का गर्म होना, ठंडा होना, वायुमंडल का गर्म होना और ठंडा होना ही पार्थिव विकिरण कहलाता है। और ये एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा होता है। वो प्रक्रिया क्या है मैंने आपको समझा दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। पार्थिव विकिरण की वजह से ही पृथ्वी रात के समय ठंडी होती है और दिन के समय गर्म रहती है। तो पार्थिव विकिरण क्या है और ये किस तरह से लाभदायक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं 3 मार्क्स के तीसरे प्रश्न की। 3 मार्क्स के तीसरे प्रश्न में हमारा प्रश्न है, वायुमंडल सूर्य ताप की अपेक्षा भौमिक विकिरण से अधिक गर्म क्यों होता है? यानी कि वायुमंडल जो है वो सूर्य ताप की अपेक्षा भूमि से आने वाली ऊर्जा से अधिक गर्म क्यों होता है? देखिए, सूर्य से प्राप्त होने वाला विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है जिसे वायुमंडल नहीं सोख पाता। यानी कि सूर्य से जो ताप आता है पृथ्वी की तरफ, वायुमंडल उससे नहीं सोख पाता। क्यों? क्योंकि वो लघु तरंगों के रूप में आता है। यह प्रवेश विकिरण भूतल पर पहुंचकर पृथ्वी को गर्म करता है और पृथ्वी की ऊष्मा जो दीर्घ तरंगों के रूप में निकलती है जिससे वायुमंडल गैसों को अवशोषित करती है और वायुमंडल गर्म हो जाता है। तो यही कारण है कि वायुमंडल सूर्य ताप की अपेक्षा जो भूमि से जाने वाली ऊर्जा होती है उससे अधिक गर्म होता है। ठीक है, तो ये था 3 मार्क्स का तीसरा प्रश्न। बात करते हैं 3 मार्क्स के लास्ट प्रश्न की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की। सूर्य ताप तथा तापमान में अंतर बताइए। 1 मार्क्स में अभी हमने जाना था कि सूर्य ताप क्या होता है और तापमान क्या होता है। अब इसमें अंतर बताना है। अगर 3 मार्क्स का प्रश्न आ जाए तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, सामान्यतः सूर्य ताप तथा तापमान को पर्यायवाची समझा जाता है, लेकिन इन दोनों शब्दों में भिन्न भिन्न रहता है। सूर्य ताप और तापमान को एक जैसा ही माना जाता है, यानी पर्यायवाची माना जाता है, लेकिन इन दोनों शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ भी निकलता है। क्या? सूर्य ताप ऊष्मा है जिससे गर्मी पैदा होती है। सूर्य ताप क्या है? एक ऊष्मा है जिससे गर्मी पैदा होती है। सूर्य ताप को कैलोरी में मापा जाता है, ठीक है, लेकिन किसी पदार्थ को गर्मी देने पर उसका तापमान बढ़ जाता है। तापमान ऊष्मा से पैदा हुई गर्मी का माप है। तापमान क्या है? देखिए, सूर्य ताप से ऊष्मा पैदा होती है जिसे गर्मी कहा जाता है, ठीक है। उस गर्मी का जो माप होता है उसे तापमान कहा जाता है। तापमान को थर्मामीटर द्वारा डिग्री में मापा जाता है। तापमान गर्मी का प्रभाव, गर्मी मिलने से तापमान बढ़ता है। तापमान जो होता है उस पर गर्मी का उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे ही तापमान में गर्मी आती है वैसे ही जो तापमान होता है वो बढ़ने लगता है। सर्दी आती है तो तापमान गिर जाता है, ठीक है। तो सूर्य ताप तथा तापमान में अंतर क्या क्या है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 3 मार्क्स का हमारा ये चौथा प्रश्न था, सूर्य तथा तापमान में क्या अंतर है। आई होप आपको 3 मार्क्स की हमारी जो 4 प्रश्न हैं वो समझ में आए होंगे। दोस्तों, 3 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे 5 मार्क्स के प्रश्नों की। 5 मार्क्स में हमारा सबसे पहला प्रश्न है, तापमान का व्युत्क्रमण तथा प्रतिलोम किसे कहते हैं तथा व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं बताएं। यानी कि तापमान का व्युत्क्रमण यानी कि तापमान का उल्टा होना किसे कहते हैं तथा इस प्रक्रिया के लिए भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले व्युत्क्रमण क्या होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत जिसे क्षोभ मंडल कहा जाता है, ये पृथ्वी के धरातल से सटी हुई होती है। ऊंचाई के साथ सामान्य परिस्थितियों में तापमान जो होता है वो घटता जाता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के स्थान पर बढ़ता है। ऊंचाई के साथ तापमान के बढ़ने को तापमान का व्युत्क्रमण कहा जाता है। यानी कि सामान्यतः क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान गिरता जाता है, कम होता जाता है। लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं, ज़्यादातर तो नहीं लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब
ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता है। इसे ही तापमान का व्युत्क्रमण कहा जाता है। स्पष्ट है कि तापमान के प्रतिलोम में धरातल के समान ठंडी वायु तथा ऊपर की जो गर्म वायु है वो होती होगी। ठीक है, अब तापमान के इस व्युत्क्रमण के लिए जो मुख्य भौगोलिक दशाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली दशा है लंबी रातें। पृथ्वी दिन के समय ताप ग्रहण करती है तथा रात के समय ताप छोड़ती है। रात्रि के समय ताप छोड़ने से पृथ्वी ठंडी हो जाती है और पृथ्वी के आसपास की जो वायु है वो भी ठंडी हो जाती है तथा उसकी ऊपर की जो वायु होती है वो गर्म हो जाती है। यानी कि देखिए, लंबी रातों से तात्पर्य यह है कि जब दिन छोटा होता है तो वह देखिए, दिन छोटा हो या बड़ा हो जैसा भी हो, दिन के दौरान जो पृथ्वी होती है वो ताप ग्रहण करती है और रात के दौरान ताप को छोड़ती है। ठीक है, तो ऐसे में जो पृथ्वी होती है अपनी सतह को रात के समय ठंडी कर लेती है और दिन के समय वो गर्म कर लेती है। तो इसे ही मतलब कि तापमान के व्युत्क्रमण के लिए ये एक कारण है। बात करते हैं अगले कारणों की। फिर आता है स्वच्छ आकाश। अगला पॉइंट है स्वच्छ आकाश। भौमिक विकिरण द्वारा पृथ्वी के ठंडा होने के लिए स्वच्छ अथवा तथा मेघ रहित आकाश का होना अति आवश्यक है। मेघ विकिरण में बाधा डालते हैं तथा पृथ्वी एवं उसके साथ लगने वाली वायु को ठंडा होने से रोकते हैं। भौमिक विकिरण यानी कि भूमि के मतलब पृथ्वी के द्वारा जो ऊर्जा वायुमंडल में जाती है, उस वायुमंडल में जो ऊर्जा जाती है उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आसमान साफ़ होना चाहिए। और आसमान यानी कि जो आसमान है वो स्वच्छ कब होगा? जब मेघ रहित आकाश होगा, जब बादल नहीं होंगे, क्योंकि बादल जो है वो इस विकिरण में बाधा डालते हैं, पृथ्वी एवं उसके साथ लगने वाली वायु को ठंडा होने से रोकते हैं। इसलिए स्वच्छ आकाश भी तापमान के व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक है। फिर आती है शांत वायु। वायु के चलने से निकटवर्ती क्षेत्रों में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, जिससे नीचे की वायु ठंडी नहीं हो पाती और तापमान का व्युत्क्रमण नहीं हो पाता। वायु के अधिक चलने की वजह से ऊष्मा का आदान प्रदान होता रहता है, लेकिन तापमान का व्युत्क्रमण तभी होगा जब शांत वायु होगी। क्यों? क्योंकि इससे वायु ठंडी हो जाएगी और तापमान का व्युत्क्रमण हो जाएगा। फिर आती है लास्ट की 2 पॉइंट। वो क्या है? तापमान के व्युत्क्रमण के लिए एक है शुष्क वायु, एक है हिमच्छादन। शुष्क वायु देखिए, आर्द्र वायु में ऊष्मा को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। जो ठंडी वायु देखिए, आर्द्र वायु जो होती है उसमें ऊष्मा को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, जिससे तापमान की ह्रास दर में कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु जो शुष्क वायु होती है भौमिक विकिरण को शोषित नहीं कर सकती, अतः ठंडी होकर तापमान के व्युत्क्रमण की स्थिति पैदा कर देती है। यानी कि शुष्क वायु जो होती है वो तापमान के व्युत्क्रमण के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि वो ठंडी होकर तापमान के व्युत्क्रमण की स्थिति को पैदा करती है। फिर है हिमच्छादन। हिम और सौर विकिरण के अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देती है, जिससे वायु की निचली परत ठंडी रहती है और तापमान का व्युत्क्रमण हो जाता है। हिम और जो सौर विकिरण होता है इसके अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देती है। जो हिम होता है वो सौर विकिरण के अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देती है, जिससे वायु की निचली परत जो होती है वो ठंडी हो जाती है और तापमान का व्युत्क्रमण हो जाता है। तो 5 मार्क्स का पहला प्रश्न था ये कि तापमान का व्युत्क्रमण यानी प्रतिलोम क्या होता है और इस प्रतिलोम के लिए या व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी हैं। तो दशाएं हैं लंबी रातें, स्वच्छ आकाश, शांत वायु, शुष्क वायु और हिमच्छादन। तो आई होप 5 मार्क्स का ये पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, भूपृष्ठ पर सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। पृथ्वी पर सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है सूर्य की किरणों का झुकाव। जैसा कि पृथ्वी का आकार जो है वो गोलाकार है, तो इस गोलाकार आकार होने के कारण सूर्य की किरणें जो होती हैं वो पृथ्वी के धरातल पर गिरते समय उनका झुकाव अलग अलग होता है। लंबवत किरणें कम क्षेत्र पर गिरती हैं लेकिन इस प्रदेश को अधिक गर्म करती हैं। यानी कि जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं वहाँ पे जो क्षेत्र होता है वो अधिक गर्म होता है। जैसे जैसे किरणों का झुकाव का कोण कम होता जाता है वैसे वैसे क्षेत्रफल बढ़ता है तथा भाग कम गर्म होता है। यानी कि सूर्य का ताप वहाँ पे कम पहुँचता है और वह क्षेत्रफल कम गर्म होता है। ठीक है, फिर आते हैं आगे के पॉइंट। सूर्य ताप पर वायुमंडल का प्रभाव। सूर्य ताप पर वायुमंडल का भी प्रभाव होता है। कैसे? वायुमंडल में मेघ जो होते हैं वो आर्द्रता तथा धूल कण आदि को परिवर्तनशील दशाएं जो होती हैं उसको सूर्य से आने वाली सूर्य ताप को अवशोषित कर लेती हैं, परिवर्तित कर देती हैं, प्रकीर्ण कर देती हैं, जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्य ताप में परिवर्तन आ जाता है। यानी कि जो वायुमंडल है
वायुमंडल में जो मेघ होते हैं वो आर्द्रता, धूलकण, ये सभी सूर्य ताप को परिवर्तित कर देती हैं, अवशोषित कर लेती हैं और उसे कुछ मात्रा में वापस भी भेज देती है, जिसे एल्बिडो कहा जाता है। इसीलिए पृथ्वी पर जो ताप पहुंचता है उसमें परिवर्तन पाया जाता है। फिर आता है स्थल एवं जल का प्रभाव। सूर्य किरणों के प्रभाव से स्थलीय धरातल शीघ्रता से और अधिक गर्म होते हैं, जबकि जलीय धरातल धीरे धीरे तथा कम गर्म होते हैं। सूर्य किरणों के प्रभाव से जो स्थलीय होता है, जो स्थल होता है, वो मतलब जो हमारी धरती होती है वो जल्दी गर्म होती है और अधिक गर्म होती है, जबकि जलीय धरातल धीरे धीरे गर्म होता है। ठीक है। और यहाँ पे 3-4 पॉइंट और भी हैं सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले। वो ये है दिन की लंबाई अथवा धूप की अधिक अवधि, यानी कि जितना बड़ा दिन होगा, जितना ज़्यादा सूर्य ताप आएगा, उतनी ज़्यादा तापमान रहेगा। किसी स्थान पर प्राप्त हुई सूर्य ताप की मात्रा दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि पर निर्भर करती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े होते हैं और सूर्य ताप अधिक होता है। इसके विपरीत जो शीत ऋतु होती है उसमें दिन छोटे होते हैं और सूर्य ताप भी कम रहता है। फिर भूमि का ढाल। सूर्याभिमुखी ढाल होने पर अधिक सूर्य ताप होता है तथा जबकि विपरीत ढाल होने पर कम सूर्य ताप होता है। यानी कि जो समतल मैदान होता है, ठीक है, वहाँ पे सूर्य ताप अधिक होता है। वहीं अगर कहीं पे मैदान छोटा है, कहीं पे गड्ढे वगैरह होते हैं, मतलब जो पहाड़ी घाटी वाला इलाका होता है, वहाँ पे तापमान क्या होता है, कम होने लगता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे करीब होते हैं, जबकि 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर। सूर्य भी उसी तरह से कम व अधिक गर्मी प्राप्त होती है पृथ्वी को। ठीक है, तो ये थे भूपृष्ठ पर सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण। पहला था सूर्य की किरणों का झुकाव, सूर्य ताप पर वायुमंडल का प्रभाव, स्थल एवं जल का प्रभाव, दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि, भूमि की ढाल और पृथ्वी की दर, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। तो आई होप आपको 5 नंबर के 2 प्रश्न समझ में आए होंगे। आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि उनका चैप्टर बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो इस चैप्टर से क्वेश्चन है वो आएंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर कर देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।